प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम फलनों के प्रतिलोम को की अवधारणा को समझते हुए फलनों के प्रतिलोम को किस ढंग से ज्ञात किया जाता है वो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिलोम फलन की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे और प्रतिलोम फलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, क्या क्या इसके लिए शर्तें होती है, उन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें फलन। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम फलन का उदाहरण, पहले तो हम फलन को समझें। फलन का अर्थ होता है कि वो नियम जो एक समुच्चय के अवयवों को दूसरे समुच्चय के अवयवों से संबंधित करता है। और हम देख चुके हैं कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जो इस तरह से होता है कि समुच्चय, यदि फलन ए समुच्चय से बी समुच्चय में है तो ये समुच्चय के प्रत्येक अवयव को अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। अब इसका हम उदाहरण देखें कि मान लीजिए कि एक कक्षा का विद्यार्थियों का समुच्चय है और दूसरा रोल नंबर का समुच्चय है ना। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को रोल नंबर प्रदान किए गए। तो हम देख सकते हैं कि जो ये रोल नंबर प्रदान करने की प्रक्रिया होती है वो हर विद्यार्थी को होती है। कोई भी रोल नंबर छोड़ा नहीं जाता है, किसी भी विद्यार्थी का नाम छोड़ा नहीं जाता है और हर विद्यार्थी को अद्वितीय रोल नंबर दिया जाता है। किसी भी विद्यार्थी को ऐसा नहीं होता है कि उसको दो रोल नंबर दिए गए हैं अलग अलग, यानी एक विद्यार्थी को केवल एक रोल नंबर यानी अद्वितीय रोल नंबर प्रदान किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि किसी विद्यार्थी को रोल नंबर देने की प्रक्रिया, ये भी एक फलन का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि राम, श्याम, मोहन ये विद्यार्थियों का समुच्चय है और इधर रोल नंबर का समुच्चय है 1201, 1202, 1203 और इन विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटित किए गए हैं। अब मान लीजिए कि इनको रोल नंबर आवंटित कर दिए और इन्होंने अपनी परीक्षा दे दी है। परीक्षा में इन्होंने अपने उत्तर पुस्तिका में अपने रोल नंबर लिखे हैं और उसका मूल्यांकन हुआ है और उनके जब प्राप्तांक प्राप्त हुए, अब किस विद्यार्थी को कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए ये यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा। पहले तो हमने राम को उसका रोल नंबर दे दिया, अब रोल नंबर के आधार पे उसकी कॉपी जच गई, उसको नंबर मालूम पड़ रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये 1201 वाली कॉपी किस विद्यार्थी की है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें उल्टी दिशा में देखना पड़ेगा। तो ये उल्टी दिशा में जो हम फलन को देखते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है फलन का प्रतिलोम। तो अब देख सकते हैं हम, जैसे अब हमें रोल नंबर के आधार पे विद्यार्थी को ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1201 रोल नंबर का विद्यार्थी राम है, 1202 का श्याम है, 1203 का मोहन है। तो इस तरह से हमने ये जो फलन प्राप्त किया है ये फलन है एफ इनवर्स, प्रतिलोम फलन है। तो यदि ये एफ फलन है जो समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों से संबंधित कर रहा है, तो प्रतिलोम फलन वो फलन होगा जो समुच्चय बी के अवयवों को ए के अवयवों से संबंधित करता है। तो इस तरह से ये हमने प्रतिलोम फलन का कहाँ उपयोग होता है ये हमने देख लिया। अब अगली अवधारणा देखें। अब इसी चीज़ को यदि हम गणित की भाषा में बात करें, मान लीजिए कि समुच्चय ए और बी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और किस तरह से नियम परिभाषित है कि समुच्चय ए का अवयव x समुच्चय बी में जाकर के 2x+3 के रूप में बदल जाता है, यानी समुच्चय बी का अवयव y किसके बराबर हो गया 2x+3 के। अब इस प्रक्रिया को यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम क्या कर रहे हैं, समुच्चय x के अवयव को यदि हम y में ले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x में 2 का गुणा कर रहे हैं और उसके बाद में फिर 3 जोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं fx बराबर 2x+3। तो हम x को y में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने 2 से गुणा किया और उसके बाद में 3 उसमें जोड़ा। अब मान लीजिए कि हमें उल्टी प्रक्रिया करना हो, y से x की तरफ जाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं।
हमने क्या किया है, एफ एक्स के लिए पहले एक्स में 2 का गुणा किया है और फिर 3 जोड़ा है। अब यदि वाई से एक्स की तरफ जाना है तो उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा हमें, यानी हमने 3 जोड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 3 घटाना पड़ेगा और उसके बाद में 3 घटाने के बाद में आप देख रहे हैं कि 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने 2 से गुणा किया था। तो ये हम सारी रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ जोड़ा था वहाँ घटाया, जहाँ गुणा किया था वहाँ भाग दिया, तो हमें एक नियम प्राप्त हो रहा है। अब देखें इस नियम से क्या हो रहा है, अब इसको चेक करके देखें। 5 के लिए हमने ये नियम लगाया, 5 के लिए नियम लगाएंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे और 2 से भाग देंगे। देखें हम 5 में से हमने 3 घटाया और 2 से भाग दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, 5 में से 3 गए तो 2, 2 का 2 में भाग दिया तो 1, तो हम 5 से 1 में आ रहे हैं। फिर 7 से में से 3 घटाए और 2 से भाग दिया तो हम देख रहे हैं कि 2 पे आ रहे हैं। 9 में से 3 घटाया, 6 प्राप्त किया और 2 से भाग दिया तो 3 प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 से 5, 2 से 7, 3 से 9 गए थे, और इस नियम के द्वारा, कौन सा नियम, कि y में से 3 घटाना है और फिर 2 से भाग देना है, तो इस नियम के द्वारा हम वापस पहले वाले समुच्चय में आ गए। 5 से हम 1 में आ गए, 7 से 2 में आ गए, 9 से 3 में आ गए। तो इस तरह से हमने दूसरी बार में क्या किया, पहली वाली नियम का विपरीत किया, उसका विलोम किया या उसका इन्वर्स किया। पहले हमने एफ ये नियम प्राप्त किया था और दूसरी बार में हमने उसका उल्टा किया। जैसे कि एक किसी चीज़ को हम पैक करें, तो पैक करने में जो हम प्रक्रिया करते हैं, डब्बे में रखा और उसके बाद उसको रस्सी से बांधा, और यदि अनपैक करना है तो उसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया करना पड़ेगी, रस्सी को खोलना पड़ेगा और डब्बे से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह की प्रक्रिया हम गणित में भी कर रहे हैं। एफ एक्स में हमने, यदि एफ एक्स को हमने परिभाषित किया है तो 2x + 3 के रूप में, तो पहले 2 से गुणा किया और 3 जोड़ा, और यदि एफ इनवर्स y ज्ञात कर रहे हैं तो पहले 3 घटाया और फिर 2 से भाग दिया। अब ये तो हम चूंकि सरल उदाहरण है, इसको हमने समझ लिया। अब कैसे निकालना है वो प्रक्रिया हम आगे देखेंगे, लेकिन हम कब निकाल पाते हैं उसके लिए भी कुछ स्थितियां देखना होगी, और वो स्थिति क्या होगी कि एफ इनवर्स परिभाषित कब होगा, यदि एफ एक आच्छादक हो। अब एफ इनवर्स के परिभाषित होने के लिए ये आवश्यक शर्त हो गई कि एफ इनवर्स, अभी के पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि इन समुच्चयों में एक एक संगतता थी, एक एक संगतता होने के कारण हम विपरीत दिशा में जा पाए। तो अभी हम यहाँ पर ये जो चित्र में उदाहरण देख रहे हैं, समुच्चय ए और बी, ये किस तरह का फलन है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब कि समुच्चय बी का कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, और 1 1 है यानी एक एक संगतता इनमें बनी हुई है। तो ये एक एक आच्छादक का उदाहरण है। अब हमें देखना है कि एफ इनवर्स परिभाषित कब होगा, जब एफ एक भी हो और आच्छादक भी हो। तो अब ऐसा क्यों जरूरी है, यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा, देखें हम। तो अगले उदाहरण में हम देखते हैं कि अगर हमने इस शर्त का पालन नहीं किया, यानी f1 1 होना चाहिए और f ऑन टू होना चाहिए, इस शर्त का पालन न करें तो देखें हम किस तरह की स्थिति बनती है। अब हमने क्या ले लिया, f1 1 इंटू ले लिया। अब ये 1 1 इंटू का उदाहरण है, आप देख सकते हो कि ये 1 1 तो है, 1 1 करस्पॉन्डेंस है, लेकिन इंटू क्यों है, क्योंकि समुच्चय बी में एक अवयव चार्ज छूटा हुआ है, जिसके लिए समुच्चय ए में कोई इमेज नहीं है। अब हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये एफ इनवर्स यहाँ पर क्यों परिभाषित नहीं हो पाएगा। अब आप खुद देखें यदि हम उल्टी दिशा में जाएं तो 1 के लिए तो आपको ए मिल जाएगा, 2 के लिए बी मिल जाएगा, 3 के लिए सी मिल जाएगा, लेकिन 4 के लिए कोई अवयव नहीं प्राप्त हो रहा है। जबकि फलन की परिभाषा क्या है कि कोई भी फलन परिभाषित कब होगा, जब बी से ए में कोई फलन परिभाषित कब होगा, जब बी के प्रत्येक अवयव की इमेज ए में मिले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि हम उल्टी दिशा में जाते हैं तो 4 के लिए ए में कोई भी अवयव प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उल्टी दिशा में ये फलन परिभाषित नहीं हो पाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ इनवर्स परिभाषित नहीं होगा,
क्योंकि 4 जो बी का अवयव है उसके लिए ए में कोई अवयव नहीं है जिससे 4 संबद्ध हो सके। तो इस तरह से हमने इस उदाहरण में देखा कि एफ इनवर्स परिभाषित नहीं है। अगला उदाहरण देखें कि यदि एफ मेनी वन ऑन टू हो, अब तो क्या ये एफ इनवर्स परिभाषित होगा? तो इसको भी हम देख सकते हैं कि हमने एक उदाहरण बना लिया। चित्र में देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में एक संबंध इस तरह का है कि जो मेनी वन भी है, यानी ए और बी की एक ही इमेज है, मेनी वन है, और बी में कोई भी अवयव शेष नहीं है, सबकी इमेज प्री इमेजेस ए में मिल रही है। तो ये मेनी वन ऑन टू है। लेकिन क्या ये एफ इनवर्स इसमें परिभाषित होगा? क्या हम विपरीत दिशा में जाकर के देख सकते हैं? तो यदि हम विपरीत दिशा में जाकर के देखें तो हम देख रहे हैं कि 1 की इमेज ए भी मिलेगी और बी भी मिलेगी, 2 की तो सी मिलेगी, लेकिन 1 की इमेज अद्वितीय नहीं मिल रही है। 1 की इमेज ए भी मिल रही है और बी भी मिल रही है विपरीत दिशा में। इसका मतलब कि ये फलन की परिभाषा के विपरीत है, क्योंकि फलन की परिभाषा क्या है कि हर अवयव की अद्वितीय इमेज मिलना चाहिए। लेकिन उल्टी दिशा में देखें तो 1 की इमेज ए भी मिल रही है और बी भी मिल रही है। तो ये फलन होने की हमारी जो कंडीशन है उसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए मेनी वन फलन जो होगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, वो एफ इनवर्स उसके लिए परिभाषित नहीं होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि विपरीत दिशा में जाने पर एफ इनवर्स परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि 1 जो बी का अवयव है उसके लिए ए में अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। अगली स्थिति देखें कि ये हमने यहाँ पर तो हमने लिया मेनी वन ऑन टू। अब यदि मेनी वन इंटू लेकर के देखें तो क्या होगा? तो ये मेनी वन इंटू हमने चित्र में देख रहे हैं आप आरेख में कि ये मेनी वन इंटू है। क्यों है मेनी वन? क्योंकि ए और बी की केवल एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, संबंधित है समुच्चय बी के, और 3 अवयव हमें ऐसा दिख रहा है जिसकी कोई प्री इमेज ए में नहीं है। इस तरह से ये मेनी वन इंटू का उदाहरण है। अब इसमें भी एफ इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसा हम पहले देख चुके हैं कि 1 के लिए अगर हम विपरीत दिशा में देखें तो 1 के लिए हमें इमेजेस मिल रही है ए और बी, लेकिन हम जानते हैं कि फलन परिभाषित तब होता है जब अद्वितीय इमेज हो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 1 के लिए इमेज ए भी होगी और बी भी होगी। तो एक तो ये शर्त का पालन नहीं हो रहा है, और दूसरी शर्त का पालन नहीं हो रहा है कि 3 के लिए हमें कोई इमेज नहीं मिल रही है, जबकि होना क्या चाहिए कि हर एलिमेंट के लिए इमेज दूसरे समुच्चय में मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 कारणों से ये एफ इनवर्स परिभाषित नहीं हो रहा है। पहला वाला कि 1 के लिए जो एलिमेंट 1 है उसके लिए समुच्चय ए में अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, और दूसरा अपन देख रहे हैं 3 जो ये छूटा हुआ है समुच्चय बी में उसके लिए समुच्चय ए में कोई अवयव नहीं है जो उसका प्रतिबिंब हो। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कोई एफ इनवर्स परिभाषित कब होगा? जब वो 1-1 हो और ऑन टू हो। 1-1 मतलब एक हो और ऑन टू मतलब आच्छादक हो। तो यदि हमें एफ इनवर्स के बारे में कंफर्म करना हो तो हमें इन दोनों चीज़ों का पता करना पड़ेगा कि वो 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है हमने कि एफ इनवर्स परिभाषित होगा यदि और केवल यदि, केवल उसी स्थिति में परिभाषित होगा यदि एफ 1-1 हो और दूसरा एफ ऑन टू हो। अब हम 1-1 होने का अर्थ जानते हैं कि कोई फंक्शन एफ 1-1 कब होता है? यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो और उससे हमें ये परिणाम प्राप्त हो कि x1 बराबर x2। ये 1-1 की कंडीशन है। तो जहाँ पर भी हमें 1-1 चेक करना होगा हम इसी ढंग से चेक करेंगे। और ऑन टू की परिभाषा हम जानते हैं, एफ ऑन टू कब होता है? यदि समुच्चय बी में कोई भी अवयव छूटे नहीं, यानी समुच्चय बी के हर अवयव के लिए समुच्चय ए में प्री इमेज मिलना चाहिए, यानी प्रत्येक y बिलोंग्स टू बी के लिए समुच्चय ए में एक x ऐसा होना चाहिए कि वो y उसकी प्री इमेज है या x की इमेज y है। यदि इस स्थिति का पालन होता है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फलन ऑन टू है। तो ये जो दोनों शर्तें सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और याद हो जाना चाहिए कि हमें इन दोनों
शर्तों का पालन करना है और इन दोनों शर्तों को हमें चेक करना है। अब इस उदाहरण में हम एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे। इस उदाहरण को हमने दूसरे ढंग से समझने की कोशिश की थी। अब हमारे इस ढंग से हम इसको ज्ञात करने के लिए, एक सिस्टमेटिक वे में ज्ञात करने के लिए हम इसका एक प्रोसीजर निकालेंगे। तो जो प्रोसीजर होगा एफ इनवर्स ज्ञात करने का, वो 3 स्टेप से मिलकर के बना होगा। पहला हम F11 है ये जांच करेंगे, फिर दूसरी ऑन2 है ये जांच करेंगे, और ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तब हम बढ़ेंगे एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखें कि F11 है या नहीं है। तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो, तो एफ ऑफ x1 चूँकि एफ ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 है, तो एफ ऑफ x1 यानी x की जगह पर x1 रखा तो आपको मिल रहा है 2x1 प्लस 3, और इसी तरह से एफ ऑफ x2 का मान 2x2 प्लस 3, दोनों बराबर मान लिए हमने। और इसको जब इस समीकरण को हल किया तो आप आखिरी में प्राप्त कर रहे हैं x1 बराबर x2। तो यहाँ से हम चले और यहाँ पर हम इस परिणाम को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि F11 है। अगली कंडीशन देखें F ऑन2 के लिए हम देख सकते हैं कि प्रत्येक y जो राइट हैंड साइड का एलिमेंट है के लिए समुच्चय x जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसके लिए हर अवयव का अस्तित्व है जिसके लिए एफ एक्स बराबर y। तो हम देख सकते हैं कि हर एलिमेंट आपको इस तरह का प्राप्त होगा क्योंकि ये समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर तीसरी स्थिति देखें हम कि अब हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना है। एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को y के बराबर मानेंगे। हर प्रश्न में हमें यही करना है, जब भी हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना हो तो हम एफ एक्स बराबर y मानेंगे। अब एफ एक्स बराबर y, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर एफ इनवर्स y। इसको हमने समीकरण 1 से रख दिया, एक नाम इसको दे दिया, एक नंबर दे दिया। अब अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स का मान हमने रख दिया 2x प्लस 3। तो ये समीकरण आपकी किस रूप में दिख रही है आपको, 2x प्लस 3 बराबर y। अब इस समीकरण को हल करके हमने x का मान ज्ञात किया। x का मान ज्ञात करने के बाद में इस x की जगह पर हमने ये वाला x का मान रख दिया, f इनवर्स y। तो ये f इनवर्स y बराबर y माइनस 3/2। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब अगली स्टेप में हमने क्या किया कि y के स्थान पर x रख दिया, क्योंकि ये हर y के लिए सत्य है तो x के लिए भी सत्य है। तो ये जो बोल्ड लेटर में आपको दिख रहा है, ये हमने f इनवर्स ज्ञात कर लिया कि f इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 3/2। और हम देख चुके हैं इसी उदाहरण को पहले, हर अंक को हमने इस फंक्शन में रखा और हमने देखा था कि ये फलन का इनवर्स के रूप में काम कर रहा है। अगला एग्जांपल देखें हम। अगले एग्जांपल में भी हमें फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है a से b में x माइनस 2/x माइनस 3। अब समुच्चय a और b इस तरह से परिभाषित किए गए हैं कि समुच्चय a वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और केवल 3 को छोड़ करके, और समुच्चय b वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है 1 को छोड़ करके। ये जो r माइनस 3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि अवयव 3 को छोड़ करके वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और b का मतलब ये अवयव 1 को छोड़ करके वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर भी हम तीनों चीज़ देखेंगे, F11 देखेंगे, F12 देखेंगे और F इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो हम देख सकते हैं F11 है, तो F11 कब होगा, जब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो। तो x1 और x2 के मान रखें यहाँ पे। f ऑफ x1 का मान यहाँ से रखा, ये f ऑफ x1 का मान जो हमारा फलन है उसमें x के जगह x1 रख दिया, तो ये x1 माइनस 2 और अपान x1 माइनस 3। इसी तरह से यहाँ पे मान निकालने के लिए फलन में x के स्थान पर x2 रख दिया, तो ये x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। इसके बाद वाली प्रक्रिया, इसके बाद में हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आप प्राप्त कर रहे हैं x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3, और इधर अपान में जो है x1 माइनस 3 है उधर गुणा में चले जाएगा राइट हैंड साइड में, x1 माइनस 3 इंटू
x2 माइनस 2। अंदर गुणा किया हमने इसका, और गुणा करने के बाद में हम प्राप्त कर रहे हैं कि ये गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं x1 का x2 में गुणा किया तो x1 x2 मिल रहा है, x1 का -3 में गुणा किया तो -3 x1 मिल रहा है, x1 का फिर -2 का x2 में गुणा किया तो ये मिल रहा है, -2 का -3 में गुणा किया तो ये मिल रहा है। ठीक राइट हैंड साइड में भी देख सकते हैं x1 का x2 में गुणा ये मिल रहा है, x1 का -2 में गुणा -2x1, -3 का x2 में गुणा -3x2, -3 इंटू -2 + 6। अब इन दोनों समीकरणों में हम देख सकते हैं कि इस 6 को इस 6 से काट सकते हैं, x1 x2 को x1 x2 से काट सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस -3x1 है, इसको इधर ले गए और यहाँ से -3x2 को इस तरफ ले आए, और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं x2 बराबर x1। इसका मतलब कि x1 फलन f11 है, ये हमने 11 इसको बता दिया। अब ऑन2 की स्थिति देखें तो f ऑन2 भी है। क्यों ऑन2 है? क्योंकि हर x जो r-3 का है उसके लिए हम देख रहे हैं y बराबर fx x-2 अपान x-3 का अस्तित्व है, क्योंकि अगर हम r-3 3 को छोड़ करके बाकी सारे मान रखेंगे तो भी हमें y का मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये फलन परिभाषित है और अच्छा देखें, क्योंकि राइट हैंड साइड का जो y है उसके हर अवयव के लिए हमें समुच्चय एक लेफ्ट हैंड साइड वाले समुच्चय में अवयव प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये f ऑन 2 है। अब f इनवर्स ज्ञात करने की प्रोसेस करेंगे, थर्ड स्टेप। तो हम जानते हैं कि f इनवर्स x को y रखना है, तो ये हमने f ऑफ x को y रखा और उससे हमने x बराबर f इनवर्स y, ये एक संबंध ज्ञात करके रख लिया। अब f ऑफ x का मान हमने रख दिया x-2 अपान x-3 इज इक्वल टू y। अब इस समीकरण को हल किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हम देख सकते हैं x-3 का y में गुणा हो रहा है तो xy माइनस 3y। अब इस xy को लेफ्ट हैंड साइड में लाए हम और इस -2 को राइट हैंड साइड में ले गए और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो 1 - y मिल रहा है बराबर 2 - 3y, और इसके आधार पे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने x का मान ज्ञात कर लिया और x के स्थान पर हमने ये वाले x के स्थान पर हमने रखा है f इनवर्स y। तो ये f इनवर्स y बराबर 2 - 3y अपान 1 - y, जबकि ये y का मान कहाँ से लेना है, आपको एक को छोड़ करके लेना है, क्योंकि यदि y का मान 1 ले लिया तो ये फलन अपरिभाषित हो जाता है। और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, y के स्थान पर x लिख देना है, क्योंकि ये हर y के लिए सत्य है, तो हम चाहे y लिखें या x लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो f इनवर्स ऑफ x बराबर 2 - 3x अपान 1 - x, ये हमने f इनवर्स x प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से किसी भी दिए हुए फलन का प्रतिलोम तब हम ज्ञात कर सकते हैं यदि दिया हुआ फलन 1 1 और ऑन2 हो। तो सबसे पहले हम 1 1 ऑन2 की जांच करेंगे और उसके बाद में जो हमने तरीका देखा है उस हिसाब से किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो इन उदाहरणों की सहायता से आप शेष आपकी पुस्तक के सवाल आसानी से हल कर पाएंगे और आप उन प्रश्नों को हल करके देखें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।